हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ का हमने जो टॉपिक्स स्टार्ट किए थे, उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था अपना माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में। ठीक है, उसकी पैथोजेनेसिस और उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब हमने उसका कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हम आज बात करेंगे वो है हमारा माइट्रल रिगर्जिटेशन की। ठीक है, रिगर्जिटेशन वहाँ पे क्या था, स्टेनोसिस था। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जो हमारा माइट्रल वाल्व होता है वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से क्या है ओपन नहीं हो पा रहा था, उसकी नैरोइंग हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिगर्जिटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो माइट्रल वाल्व है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाता है। ठीक है, वहाँ ओपनिंग में प्रॉब्लम थी, यहाँ क्लोजिंग में प्रॉब्लम थी। तो इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसको अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स में बता देता हूँ कि ये हमारा मैंने नॉर्मल हार्ट बनाया है। ठीक है, हमारे नॉर्मल हार्ट में देखो क्या क्या होता है। राइट एट्रियम होता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होता है। बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे हमारा है लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होता है, बॉडी के लोअर पार्ट से नीचे से आईवीसी के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा, और बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, हमारा हार्ट के ऊपर वाला जो ये पार्ट है, हमारा क्लाविकल से ऊपर का पार्ट है, वो हमारा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है हमारा, सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में ब्लड आया, उसके बाद इसको पंप करते जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये पंप किया जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है हमारा लंग्स में, और लंग्स में क्या करता है, CO2 को इस तरीके से और O2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरीके से घूमकर ये पूरा हमारा आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड था, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू ये है हमारा माइट्रल वाल्व। क्या है हमारा मिट्रल वाल्व। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसमें दो कस्पिड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं मिट्रल वाल्व की, कैसे काम करता है। तो माइट्रल वाल्व जो है उसके दो लीफलेट होते हैं, दो लीफलेट होंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो मसल्स होती हैं हार्ट के अंदर, इसके बोलते हैं हम कुछ स्पेसिफिक मसल्स होते हैं, इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स हैं, ये हमारा क्या है, हमारा लीफलेट है मिट्रल वाल्व का। और यहाँ पे कुछ टेंडेंस होते हैं, इसे बोलते हैं हम कॉर्डेड टेंडेनी। क्या बोलते हैं, कॉर्डेड टेंडेनी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये टेंडन होते हैं, और ये यहाँ से नीचे की साइड से कहाँ से जुड़े होते हैं, हमारे पैपिलरी मसल से, और ऊपर से कनेक्ट होते हैं हमारे जो माइट्रल वाल्व के लीफलेट होते हैं। देखिए, अब माइट्रल वाल्व इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हॉरिजॉन्टली तो इस टाइप का देखेगा। अब हम इसको अगर हम ऊपर से देखें इस तरीके से माइट्रल वाल्व को, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये इसके दो लीफलेट होते हैं, और ये बीच में स्पेस हो गया। ठीक है, ये इसकी क्या है, एनुलस रिंग होती है। ठीक है, ये इसकी रिंग हो गई, ये इसके लीफलेट हो गए। ठीक है, और ये लीफलेट जो है नीचे से देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ये इस तरीके से होते हैं, और इस तरीके से ओपन होते हैं, फिर क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। और इसके इस जगह पे यहाँ नीचे की तरफ ये हमारे क्या होते हैं, कॉर्डेड टेंडेनी होते हैं, ये लगे होते हैं, और ये पैपिलरी मसल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग में। ठीक है, ताकि ये वाल्व क्या है हमारा पूरी तरह से ऐसा ना हो कि जैसे ओपन हुआ फिर ये अपने नॉर्मल स्टेज में आके, ये भी हो सकता है कि बैक फ्लो कर जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ बैक चला जाए, इस तरीके से घूम जाए, ये इस तरीके से पीछे की तरफ भी जा सकता है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो कॉर्डेड टेंडेनी है, ये इसको क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं एक स्थिति में। मतलब जैसे ये नीचे होगा, उसके बाद ये जैसे बैक जाने की कोशिश करेगा, तो कॉर्डेड टेंडेनी जो है, तो पैपिलरी मसल से जुड़े हुए, वो उसको स्ट्रेच करके खींच लेते हैं। ठीक है, दोबारा से नीचे की तरफ, ताकि ये बैक फ्लो ना हो जाए, या फिर इसका ये प्रोलैप्स ना कर जाए। प्रोलैप्स हो जाएगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं प्रोलैप्स। अगर ये बैक फ्लो हो जाए, यहाँ पे इस तरीके से चल जाने लगे, एट्रियम में चला जाए पीछे की तरफ, तो उसको बोलेंगे मिट्रल प्रोलैप्स। तो उससे बचाने के लिए क्या है, पूरा सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे कॉर्डेड टेंडेनी होते हैं, और कॉर्डेड टेंडेनी पैपिलरी मसल से जुड़े हुए ये होते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से काम करता है। अब ये ब्लड क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही आएगा, तो ये क्या है, ओपन हो जाते हैं इस तरीके से, ऐसे ओपन हो जाएंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, और ब्लड इसमें नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। और जैसे इसमें वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, फिल हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, तो ये अपने आप दोबारा से फिर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है कि ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया, ओपन में ऐसा होता है,
क्लोज में इस तरीके से होता है, पूरा क्लोज होता है, मैंने थोड़ा सा दिखा दिया यहाँ पे, ये इस तरीके से क्लोज हो गया। लेकिन ये यहाँ प्रोसेस हो गई, इसके बाद यहाँ से ब्लड यहाँ आया और ये फिर वेंट्रिकल्स को पंप कर देता है हमारा सीधा एओर्टा में, पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को मिल जाता है। ये है नॉर्मल स्टेट। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो राइट एट्रियम से ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में गया, यहाँ पे हमारा है ये हमारा कौन सा लेफ्ट एट्रियम और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस तरीके से, फिर ये लंग्स में जाएगा, लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यहाँ से ये O2 मिल गया इसको, यहाँ CO2 थी। ठीक है, उसके बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट एट्रियम में आ गए यहाँ पे, इसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम में फिल हो गया ब्लड। फिल होने के बाद क्या होता है हमारा, ये क्या है माइट्रल वाल्व ओपन होते हैं, फिर ये ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आता है, फिर ये क्लोज हो जाते हैं, और फिर क्लोज होने के बाद ये वेंट्रिकल पंप करता है और इस ब्लड को क्या है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस चल रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड का क्या है बैक फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारे जो वॉल्व होते हैं, देखिए जो वॉल्व होते हैं उनका काम होता है कि ब्लड को एक ही दिशा में फ्लो करता रहे, वो बैक फ्लो ना हो। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है ना, इसमें एक ही दिशा में फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो के लिए वॉल्व बने होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये वॉल्व पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा, ओपन हुआ उसके बाद ये क्लोज पूरा नहीं हुआ, तो जब ये पंप करेगा तो ये ब्लड यहाँ भी जाएगा, थोड़ा सा जो एरिया यहाँ खुला है इसके वजह से बैक फ्लो इधर भी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बैक फ्लो हो रहा है इसी को बोलते हैं हम रिगर्जिटेशन। ठीक है, बैक फ्लो हो रहा है यहाँ पे जो ब्लड का, वो रिगर्जिटेशन है यहाँ पे। जैसे कि मैंने दिखाया, ये ओपन कंडीशन होगी इसकी, ये क्लोज है, ये MR है माइट्रल रिगर्जिटेशन। जो इको की रिपोर्ट वगैरह आप पेशेंट की आती है उसमें देखोगे आप, लिखा होता है माइल्ड MR, मॉडरेट MR, सीवियर MR, है ना। MR मतलब माइट्रल रिगर्जिटेशन, रिपोर्ट्स में भी MR करके वो शॉर्ट में लिख देते हैं उसको। तो ये ओपन है, ये क्लोज है और ये MR में है, पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या है यहाँ पे बैक फ्लो होने लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ दिखा दिया, देखिए ये एनुलस रिंग हो गया, ये इसके क्या हो गया हमारे लीफलेट हो गई, और ये कॉर्डेट टेंडनी है और ये पेपिलरी मसल्स हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ से ब्लड ऐसे इंटर करता है और फिर यहाँ से वेंट्रिकल के थ्रू चला जाता है वापस। बस ये बैक फ्लो यहाँ होगा अगर, तो उसको हम बोलते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि ऐसे ये पूरी इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसका कॉज पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉज क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो पहला इसमें जो कॉज है वो है हमारा मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स का मतलब है, अगर ये वॉल्व क्या है, इसका जो लीफलेट है, अगर ये अंदर की तरफ एट्रियम में चला जाए, बैक मतलब इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से अगर ये बैक हो जाए पूरी तरह, तो इसको बोलेंगे हम मिट्रल प्रोलैप्स। और ये किस कंडीशन में हो सकता है, ये होता है, देखिए एक सिंड्रोम होता है मार्फन सिंड्रोम, ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। मार्फन सिंड्रोम एक होता है, ये क्या है, एक सिंड्रोम है, इसमें क्या है, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है, मतलब जो भी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे कॉर्डेट टेंडनी ये कनेक्टिव टिश्यू है, अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ये टूट जाए या फिर ये वीक हो जाए, तो क्या ये इसको होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये ओपन होगा और जैसे जब क्लोजिंग का टाइम आएगा तो ये बैक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोलैप्स। तो जो हमारा मार्फन सिंड्रोम है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम की वजह से क्या है, जो हमारा लीफलेट है वो एट्रियम की ओर बैक अंदर की तरफ चला जाता है, इसको बोलते हैं माइट्रल प्रोलैप्स। ठीक है, तो इस अगर माइट्रल प्रोलैप्स है हो रहा है मार्फन सिंड्रोम की वजह से, तब भी क्या होगा, यहाँ पे मिट्रल रिगर्जिटेशन देखने को आपको मिलेगा। फिर है हार्ट अटैक या MI। अब MI की वजह से क्यों होगा, देखिए किसी को MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है कि हमारी जो कॉरोनरी आर्टरी होती है उसके थ्रू, ये कॉरोनरी आर्टरी मान लीजिए, कॉरोनरी आर्टरी किसे बोलते हैं, जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होती है मायोकार्डियम में, इसको ब्लड की सप्लाई दे रही होती है। भाई ब्लड, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए अपना वर्क करने के लिए। ठीक है, उसको भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, फिर वो क्या एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और ब्लड को पंप करता है। तो कॉर्नरी आर्टरी में कहीं पे ब्लॉकेजिंग अगर हो जाएगी तो उस वजह से क्या है, प्रॉपर जो है ऑक्सीजन किसको,
प्रॉपर ब्लड जो है क्या हमारी मायोकार्डियम यानी कि हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, और प्रॉपर ब्लड जब हमारी हार्ट के मसल को नहीं मिलेगा तो वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। और जो हमारी ये पैपिलरी मसल्स हैं ये भी तो हार्ट की मसल्स ही होती है, ठीक है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी जो हार्ट की मसल्स है, जो पैपिलरी मसल्स है, अगर वो डैमेज हो गई, मान लीजिए मसल ही डैमेज हो गई, यही वर्क नहीं कर रही, तो क्या ये इसको होल्ड कर पाएगा? वाल्व को होल्ड करने के लिए तो मसल से प्रेशर लगा रही है ना नीचे से, ताकि वो बैक फ्लो ना करे। अब ये मसल्स ही वीक हो गई। अब मसल्स वीक क्यों हुई? हार्ट अटैक की वजह से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, इस एरिया को ब्लड सप्लाई कम हुई, वहाँ पे नेक्रोसिस हो गया, और वहाँ की मसल्स की जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। और मसल्स के सेल की डेथ हो गई, ये सेल्स यहाँ पे जो मसल्स है, तो ये मसल्स वर्क नहीं करेगी। मसल्स पे क्या है, हमारा कॉर्डेट टेंडन ही जुड़ा है। कॉर्डेट टेंडन ही कंट्रोल कर रहा है किसको? हमारे लीफलेट जो है, किसके? मिट्रल वॉल्व के। तो ये जब कंट्रोल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी हो सकता है, पूरे में भी हो जाए, हो सकता है एक साइड से हो जाए, तो उसके वजह से भी क्या होगा, रिगर्जिटेशन होने लगेगा। क्योंकि जब ये वॉल्व को अच्छे से कंट्रोल नहीं करेगा तो वो बैकफ्लो या उसका प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एमआई की वजह से क्यों होगा। फिर है हमारा रोमैटिक हार्ट डिजीज़। देखिए रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में इस तरीके से ये जो हमारे वाल्व होते हैं, मिट्रल वाल्व होते हैं, ये एक प्रकार से इसमें कैल्सिफाइड हो जाते हैं। कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है किसमें, या आप कह सकते हो या तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। तो कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से या इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। मतलब जो इनका मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो ओपन होंगे लेकिन क्लोज होने में दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो हार्डनिंग जैसे इनकी हो जाएगी, तो ये इनकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से अच्छे से क्लोज नहीं हो पाता है। तो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है। यहाँ दूसरा होता है हमारा एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है जो हार्ट की इनर वॉल होती है ना, एंडोकार्डियम, इसकी क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, फिर यहाँ पे वॉल्व, क्योंकि जो वॉल्व है वो भी एंडोकार्डियम का ही एक पार्ट है, तो इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन होगी, और इन्फ्लामेशन की वजह से फिर इसमें हार्डनिंग हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, तो हार्डनिंग हो जाएगी इसमें। तो हार्डनिंग की वजह से भी क्या होगा, क्योंकि हार्ड हो गया तो मूवमेंट में प्रॉब्लम करेगा, तो उसके वजह से भी माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। फिर है हमारे इसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए ये एमआई में आ जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है हमारा, वही एथेरोस्क्लेरोसिस होगा आर्टरी में। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होता है। फैट का डिपोजिशन किसमें, कॉर्नरी आर्टरी में, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रही है उसमें अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, यानी कि फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, उसके वजह से हार्ट के मसल को सप्लाई नहीं मिलेगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से पैपिलरी मसल डैमेज होगी, फिर हमारा वॉल्व को कंट्रोल नहीं मिलेगा अच्छे से, और वो बैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे देखिए दो टाइप के कॉज थे, एक होता है प्राइमरी कॉज और एक होता है इसका सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज जो हमने पढ़ लिए हैं, प्राइमरी कॉज क्या है, अगर प्रॉब्लम हो किसके अंदर, अगर माइट्रल वॉल्व में या उसका जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम है, उसके वजह से अगर रिगर्जिटेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉज। और सेकेंडरी कॉज हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंडरी कॉज क्या है, अगर प्रॉब्लम किसमें हो, प्रॉब्लम अगर वेंट्रिकल में हो, ठीक है। अगर माइट्रल वॉल्व में प्रॉब्लम है तो प्राइमरी कॉज है ये, और अगर वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम है उसके वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कॉज हो गए। तो पहला सेकेंडरी कॉज है हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। मैंने वीडियो भी बनाया था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के ऊपर। देखिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, ये हमारा वेंट्रिकल है, नॉर्मल साइज है। अगर क्या हो जाए किसी वजह से, कार्डियोमायोपैथी होती है एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, अगर ये वेंट्रिकल डायलेट हो जाए, मतलब बड़ा हो जाए इसका साइज़। देखिए मैंने इसका साइज़ मान लीजिए बड़ा कर दिया, अगर मैंने इसको इस तरीके से फैला दिया, बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेच होगा तो क्या ये वाल भी तो खींचेगा, यूवीसी का पार्ट है, तो जब ये वॉल्व खींचेगा तो इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा इस तरीके से। जब इसमें स्ट्रेच होगा ये, तो उसके बीच में क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा। ये गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा। भले अगर अच्छे से क्लोज भी हो रहेंगे, लेकिन गैप बढ़ने की वजह से फिर इसके बीच में गैप रहने लगेगा। तो इस गैप की वजह से भी फिर क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा। समझ रहे हो आप, ये जब स्ट्रेच होगा तो ये जब वॉल खींचेगी तो ये दोनों के बीच में गैप भी बढ़ जाएगा ना। ये इस तरीके से था पहले, अब मैंने इसको खींच दिया पूरे वेंट्रिकल को, तो इन दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। तो इस गैप के वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा वेंट्रिकल में प्रॉब्लम की वजह से, वेंट्रिकल में ही प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोल रहे हैं हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसके वजह से भी क्या है, हमारा ये हो रहा है। फिर है हमारा एओर्टिक रिगर्जिटेशन।
अब ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन क्या होता है, ये यहाँ पे एओर्टिक वाल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एओर्टिक वाल्व में अगर एओर्टिक वाल्व में कोई प्रॉब्लम है और इसमें रिगर्जिटेशन हो रहा है, रिगर्जिटेशन कैसे होगा, मैंने इसने यहाँ से पंप किया, पंप होने के बाद कुछ ब्लड बैक फ्लो हो गया, तो बैक फ्लो की वजह से क्या होगा, हर बार कुछ ब्लड यहाँ पे क्या है जमा होने लगेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे ब्लड की वॉल्यूम बढ़ने लगेगी, उस वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, स्ट्रेच होने लग जाएगा, क्या होगा, फैल जाएगा, क्योंकि ब्लड उसमें बढ़ता जा रहा है तो वो स्ट्रेच होगा। और उस स्ट्रेचिंग की वजह से, जैसे कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हो रहा था, जब इसका साइज बढ़ेगा वेंट्रिकल का तो इनके बीच में गैप हो जाएगा, तो ये भी एक कॉज हो सकता है क्या, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। फिर है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या है, हमारा पंपिंग प्रॉब्लम में अगर ये अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, तो जितना ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आ रहा है उसको पंप उसने किया नहीं सही से, तो उसके अंदर क्या है, ब्लड रिस्टोर होने लगेगा, और जितना ब्लड इसके अंदर रिस्टोर होता चला जाएगा, ये इसका साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा यानी कि स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो उसके साथ साथ वाल्व भी स्ट्रेच हो जाएंगे और उनके बीच में फिर से क्या होगा, गैप डेवलप हो जाएगा। तो ये थे हमारे इसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज। अब देखिए, ये प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज और इसका पैथोजेनेसिस हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमारी माइट्रल रिगर्जिटेशन क्यों हो रहा है, प्राइमरी कॉज क्या है, मतलब मिट्रल वॉल्व में प्रॉब्लम की वजह से कैसे हो सकता है, और वेंट्रिकल में प्रॉब्लम की वजह से कैसे हो सकता है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बाद जो इसके कॉम्प्लिकेशन है, अब इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, क्या क्या साइन और सिम्टम आएंगे, और क्या इसकी डायग्नोसिस होगी कि इसका डायग्नोस कैसे करेंगे कि इसको माइट्रल रिगर्जिटेशन है या नहीं है, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो थी हमने ये अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन और सिम्टम के बारे में, ठीक है। इसके साइन और सिम्टम क्या क्या है, क्या क्या अब आगे क्या क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये तो हो गया रिगर्जिटेशन होने लगा, अब रिगर्जिटेशन की वजह से क्या दिक्कत आएगी वही पेशेंट के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर डायग्नोसिस और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई आपको वीडियोस की डिमांड हो किसी टॉपिक पे तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं आप।